भाग 3 भारतीय अनुच्छेद में भाग 3 है। भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक है। कितना है? 12 से 35 तक का अनुच्छेद किस भाग में मिलता है? तो तीसरे भाग में मिलता है। दूसरे भाग में 4 से लेके कितने था? 5 से। दूसरा भाग में था 5 से लेके 11 तक, और पहले भाग में था 1 से लेके 4 तक अनुच्छेद। तीसरा भाग में है 12 से 35 तक अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा भाग क्या कहलाता है? मौलिक अधिकार से संबंधित है। दूसरा भाग जो था वो किससे था? वो नागरिकता से संबंधित था। ठीक है, पहला भाग था संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित था। ठीक, तो मौलिक अधिकार को क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि मौलिक अधिकार स्वतः लागू हो जाता है। यह जन्मजात अधिकार है, व्यक्ति को शक्तिशाली बनाता है। मौलिक अधिकार के इतिहास के बारे में बात करेंगे। इंग्लैंड में 1215 में नागरिकों के अधिकार के लिए एक अधिकार पत्र आया था, उसे क्या कहा गया था? मैग्ना कार्टा कहा गया था। कब? 1215 में। उसके बाद मौलिक अधिकार के बारे में कब मिलता है? तो फ्रांस में 1789 में पहली बार नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स प्रदान किए गए थे। नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स पहली कब प्रदान किए गए थे? तो 1789 में फ्रांस में। अमेरिका में मौलिक अधिकार कब प्रदान किया गया था? 1791 ईस्वी में। भारत में मौलिक अधिकार के बारे में बात कब की गई थी? 1931 में कराची अधिवेशन में। किसने अध्यक्षता की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता की थी, और प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव पारित किया था। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? तो भारत में मौलिक संविधान जो लिया गया वो अमेरिका से लिया गया है। सर्वप्रथम नागरिकों के अधिकार के लिए जारी करने वाला मैग्ना कार्टा देश कौन सा था? तो सर्वप्रथम नागरिकों के लिए अधिकार के लिए जारी करने वाला मैग्ना कार्टा इंग्लैंड था। कब जारी किया था? 1215 में। फ्रांस के द्वारा सर्वप्रथम अपने देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया। वर्ष 1934 में कराची अधिवेशन हुई। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने द्वारा की गई। इसी अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। मौलिक अधिकार किसी भी देश के नागरिक को शक्तिशाली बनाता है। यह जन्मजात अधिकार है, इसको लागू कराने की आवश्यकता नहीं होती। मौलिक अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार ना तो छीना जा सकता है और ना ही कम किया जा सकता है। किस अनुच्छेद के अनुसार? तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि ना तो इस मौलिक अधिकार को छीना जा सकता है और ना ही इसे कम किया जा सकता है। मौलिक अधिकार की संख्या के बारे में बात करें तो मौलिक अधिकार की जो संख्या थी जब हमारा संविधान लागू हुआ था, या जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। वर्तमान समय में कितनी है? वर्तमान समय में 6 है। कब संविधान बनकर तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तब मौलिक अधिकार की संख्या कितनी थी? 7 थी। हमारे वर्तमान समय में कितनी है? 6 है। तो इसमें कौन से अधिकार को हटा दिया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। किस अधिकार को हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को हटाकर किस अधिकार में शामिल किया गया? तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। संपत्ति अधिकार को किस अधिकार में शामिल किया गया है? कानूनी अधिकार में शामिल किया गया है। कब हटाया गया था? तो 1978 में आया था। कौन सा संविधान आया था? 44वां संविधान संशोधन आया था। कभी कभी इसमें देखने को मिलता है 1979 भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, क्या मिलता है? 1979 का मतलब होता है कि पूछता है कि संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया था? तो 1979 में हटाया गया था। ठीक है, क्योंकि जो 44वां संविधान संशोधन 1978 में आया था और ये लागू कब हुआ था? 1979 में। तो इसलिए पूछा जाता है कि संपत्ति का अधिकार कब हटाया गया था? 1979 में। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। किसमें शामिल था? इसे संपत्ति अधिकार में कानूनी अधिकार में शामिल करते हुए किसमें लिखा गया? तो 300A में लिखा दिया गया। किसमें? कौन से आर्टिकल में? 300A में शामिल कर दिया गया। 300A में शामिल कर दिया गया। किसमें था ये पहले? तो पहले आर्टिकल 31 में था। किसमें था? आर्टिकल 31 में पहले था संपत्ति का अधिकार, और अब किसमें कर दिया गया? तो 300A में कर दिया गया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6। कौन कौन से हैं? समता का अधिकार कितने आर्टिकल में? 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा व संस्कृति का अधिकार 29 से 23 में है। संपत्ति का अधिकार जो डिलीट हो गया है। संवैधानिक उपचार का अधिकार 48-32 में है। ठीक है, आर्टिकल 12 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया? तो अनुच्छेद 12 में कहा गया है राज्य की परिभाषा। किसकी परिभाषा लिखी गई है? राज्य की परिभाषा लिखाई गई है। कैसे? संघ की सरकार, संसद, राज्य की सरकार, विधानसभा, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी के बारे में लिखा गया इसमें कि राज्य की परिभाषा में कौन कौन शामिल होगा? तो ये लोग शामिल होंगे। राज्य की परिभाषा की बात किस किस अनुच्छेद में की गई है? तो राज्य की परिभाषा की बात आर्टिकल 12 में की गई है, जो मौलिक अधिकार से संबंधित है और भाग 3 से संबंधित है। नीति निर्देशक तत्व, इसमें भी राज्य की परिभाषा की बात की गई है। आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 36 है। कौन सा है? आर्टिकल 36 है, भाग 4 है। ये नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। ठीक, अगला भाग क्या है? आर्टिकल 152 है। आर्टिकल 152 है, यह भाग 6 से संबंधित है और राजकीय शासन से संबंधित है। इसमें इन 3 आर्टिकलों में
राज्य की परिभाषा दी गई है किसमें? 12 में, 36 में और 152 में। तो कितने आर्टिकल हैं राज्य की परिभाषा से? 3 है, 12, 36, 152, 12, 36, 152। 12 मौलिक अधिकार से भाग 3 में है, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, और 152 जो है वह भाग 6 में है और राजकीय शासन से है। भारत का कौन सा आर्टिकल है जिसका संबंध न्यायिक पुनरावलोकन के साथ जुड़ा हुआ है? तो भारत का कौन सा आर्टिकल है जो न्यायिक पुनरावलोकन के साथ जुड़ा हुआ है? तो आर्टिकल 13 है, 32 है और 226 है। किससे जुड़ा हुआ है? न्यायिक पुनरावलोकन से जुड़ा हुआ। 13, 32 और 226। 13 में क्या कहा गया? 13 में कहा गया कि मौलिक अधिकार को ना तो समाप्त किया जा सकता है, ना तो उसमें बदलाव किया जा सकता है, या ना तो कमी कर सकते हो आप। 13 में क्या दिया होगा? 13 में दिया है विधि की परिभाषा। 13(1) में क्या दिया है? 13(1) में दिया है विधि की परिभाषा दिया, यानी विधि की परिभाषा किस आर्टिकल में दिया है? तो विधि की परिभाषा दिया है 13(1) में। न्यायिक पुनरावलोकन 13(2) में दिया गया न्यायिक पुनरावलोकन, और 13(3) में क्या दिया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार को ना तो छीन सकता है और ना ही कम कर सकता है। अब बात करेंगे समानता और समता का अधिकार किसमें दिया है? समानता और समता का अधिकार है 14 से लेकर 18 तक है। कहाँ तक है? 14 से लेकर 18 तक है। आर्टिकल 14 में क्या कहा गया? विधि के समक्ष समता कहा गया। विधि के समक्ष समता किसमें कहा गया? आर्टिकल 14 में। अब विधि की परिभाषा किसमें दी गई है? 13 में। आर्टिकल 15 में क्या कहता है कि धर्म, जाति, मूल वंश, जन्मस्थान, लिंग या किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 क्या कहता है? लोक नियोजन में अवसर की समता। 17वां अस्पृश्यता का अंत, और 18वां क्या कहता है? उपाधियों का अंत। नोट: राष्ट्रपति राज्यपाल के विरुद्ध परम आदेश रिट जारी नहीं की जा सकती है। किसके विरुद्ध रिट जारी नहीं की जा सकती है? तो राष्ट्रपति राज्यपाल के विरुद्ध परम आदेश, कौन सा परम आदेश रिट जारी नहीं किया जा सकता है? किसके खिलाफ? राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध। आर्टिकल 105 के अनुसार संसदों को विशेषाधिकार प्राप्त है, जो आर्टिकल का अपवाद है। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण किस संविधान संशोधन से जुड़ा है? ईडब्ल्यूएस का आरक्षण 103वां संविधान संशोधन से। कितना है? 103वां संविधान संशोधन से। कितने प्रतिशत आरक्षण किए गए थे? 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। किस आधार पर? आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सामान्य लोगों के लिए की गई थी। इसको संशोधन करके किसमें जोड़ा गया था? तो आर्टिकल 15(6) और आर्टिकल 16(6) को शामिल किया गया। किसमें शामिल किया गया है इसको? ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को तो आर्टिकल 15(6) में और आर्टिकल 16(6) में शामिल किया गया है। अनुसूचित जाति, एसटी, ओबीसी, वुमेन एंड चाइल्ड आर्टिकल कितने? 15 का अपवाद, यानी 15 में क्या कह रहा है? 15 में कहा है ना, किसी भी जाति, धर्म, लिंग, वंश, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो अपवाद किस रूप में देखने को मिलता है? तो अनुसूचित जाति पर, एसटी पर, ओबीसी पर, वुमेन्स पर एंड चाइल्ड पर क्या देखने को मिलता है? भेदभाव का मतलब कह रहा है कि इनके आधार पर जैसे होता है ना कि लेडीज़ को कहीं आरक्षण है, एसटी वालों को आरक्षण, ओबीसी वालों को आरक्षण है, तो ये सब आर्टिकल 15 में। तो 15(6) में भी शामिल किया गया है ईडब्ल्यूएस को, और 16(6) में। तो ये अपवाद के रूप में दिया जाता है। आर्टिकल 15 के अंतर्गत महिलाओं को मातृत्व अवकाश दिया गया है। इसी अनुच्छेद के आर्टिकल 15(5) में राज्य के द्वारा किसी भी शिक्षण संस्थान में पिछड़े वर्ग के विशेष व्यवस्था या विशेष प्रावधान किए गए। किसमें? 15 के 5 में किया गया। किसमें? 15 के 5 में। और 15 के 6 में जोड़ा गया, ईडब्ल्यूएस का जोड़ा गया है। आर्टिकल 16 के अंतर्गत राज्य के पास शक्ति है कि वह किसी भी पिछड़े वर्ग या अल्पसंख्यक या अपने राज्य में रहने वाले लोगों के लिए सीटों को आरक्षित कर सकता है। 15(5) में क्या व्यवस्था की गई है? तो 15 के 5 में ये की गई है कि राज्य के द्वारा किसी भी शिक्षण संस्थान में पिछड़े वर्ग के लिए विशेष व्यवस्था या विशेष प्रावधान कर सकता है। ये बात कही गई है, विशेष व्यवस्था, विशेष प्रावधान करने की बात कही गई है। वहीं 16 में क्या है कि राज्य के पास शक्ति है कि वो किसी भी पिछड़े वर्ग या अल्पसंख्यक या राज्य में रहने वाले लोगों के लिए सीटों को आरक्षित कर सकता है, यानी उसमें प्रावधान की बात की है 15(5) और 1506 में वो व्यवस्था कर सकता है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता किससे संबंधित है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से। बाबा साहेब आधुनिक मनु कहा जाता है और संविधान का जनक भी कहा जाता है। आर्टिकल संबंधित किससे है? अस्पृश्यता से संबंधित है। ठीक है, किसी को अस्पृश्य मान के उसको आप भेदभाव नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया है। शिक्षा और सेना को छोड़कर कोई भी विदेशी व्यक्ति जो भारत में लाभ के पद पर है तो राष्ट्रपति की अनुमति से विदेशी उपहार सम्मान प्राप्त कर सकता है। भारतीय भी राष्ट्रपति की अनुमति से किसको? शिक्षा और सेना को छोड़कर कोई भी उपाधि प्राप्त कर सकता है। शिक्षा और सेना में उपाधि आपको उसके लिए राष्ट्रपति से। अब बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। किसके बारे में? स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। समानता का हमने पढ़ लिया, समानता 14 से 18 है और स्वतंत्रता 19 से 22 है। 19 में क्या दिया है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। 20 क्या है? अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। 21 जीवन जीने की स्वतंत्रता है। 21A जो है निःशुल्क से अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के लिए। ठीक है, ये कब जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 22 गिरफ्तारी व नज़रबंदी के संबंध में
संबंध के साक्ष्य से, यानी अपराध की दोष सिद्धि का संबंध किससे 20 में है, और 22 किससे संबंधित है तो गिरफ्तारी व नजरबंदी के संबंध के साक्ष्य से है। आर्टिकल 19 में कहते हैं खंड है 1 खंड है 2 खंड है 3 खंड है 4 खंड है 5 खंड है और 6 खंड है। तो पहले खंड में क्या कहा गया तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से है 19 के क में। दूसरा 19(2) में क्या दिया है, ख भी बोल सकते हैं 19 का ख, अभी शांतिपूर्वक हथियार रहित सभा करने की आज़ादी, यानी कि बिना हथियार धारण के आप सभा की आज़ादी कर सकते हैं। तीसरा में क्या है, आप सहकारी समिति या सभा समिति बना सकते हैं, ठीक है। चौथे में भारतीय राज्य में बिना बाधा घूमने फिरने की आज़ादी, और पाँचवा भारत के किसी भी भाग में निवास करने की आज़ादी, और छठा क्या है, व्यापार या वाणिज्य करने की स्वतंत्रता। नोट, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार इसी अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, किसके 19 के अंतर्गत आता है प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा, मतदाता का वोटर का अधिकार, अपने उम्मीदवार से संबंधित सूचना का अधिकार अनुच्छेद 1919 के अंतर्गत आता है। मतदाता का वोट का अधिकार, अपने उम्मीदवार से संबंधित सूचना का अधिकार, यानी अपने उम्मीदवार से संबंधित सूचना का अधिकार लेना होगा तो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है। सूचना का अधिकार कानून वर्ष 2005 में आया था। सूचना का अधिकार कानून वर्ष कब आया था, 2005 में आया था। राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार लाने वाले सबसे महत्वपूर्ण दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लाया था सूचना का अधिकार। अब बात करेंगे संपत्ति के अधिकार में। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था ये, ठीक है। आर्टिकल किस में था, 31 में था, और ये किस में शामिल हो गया, आर्टिकल 300A में शामिल हो गया, और इसे संपत्ति का कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कानूनी अधिकार को खत्म या कम किया जा सकता है, लेकिन मौलिक अधिकार को न तो खत्म किया जा सकता है ना ही कम किया जा सकता है। आर्टिकल 20 अपराध की दोष सिद्धि में संरक्षण, क्या है कि वर्तमान विधि के आधार पर दंडित किया जाएगा, भविष्य के आधार पर नहीं, ठीक है। वर्तमान विधि के आधार यदि आप कैद हुए हैं या सजा हुई है तो जो वर्तमान में जो रूल चल रहा है उस रूल के आधार पर आप दंडित किए जाएंगे, भविष्य के आधार पर नहीं। दोहरे दंडित सिद्धांत, एक अपराध के लिए एक व्यक्ति को एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा, यानी एक अपराध के लिए एक व्यक्ति को एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। तीसरे में कहा दिया है कि स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, किसमें 20 का 3 में। 20 के 3 में कहा गया है कि स्वयं के लिए गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, और दूसरे में कहा गया है कि एक अपराध के लिए एक व्यक्ति को एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा, दूसरे बार में दंडित। दूसरा दंडित, दोहरा मानदंड, दोहरी दंडता का सिद्धांत। दूसरा 20 का दूसरा दोहरी दंडता का सिद्धांत, दोहरी दंडता का सिद्धांत। तीसरा 20 का तीसरा क्या कह रहा है कि स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, दोहरी दंडता का सिद्धांत। और पहले में क्या है, वर्तमान विधि के आधार पर सजा मिलेगी। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन जीने का स्वतंत्रता, स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु, चुनने का अधिकार, जीवन साथी चुनने का अधिकार भी शामिल है जीने के अधिकार में। गोपनीयता का अधिकार और आजीविका से संबंधित भी आर्टिकल 21 में शामिल है। मौलिक अधिकार को परिभाषित करने का अधिकार व शक्ति किसके पास है, सर्वोच्च न्यायालय के पास है। मौलिक अधिकार को परिभाषित करने की शक्ति किसके पास है, सर्वोच्च न्यायालय के। सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी कहा जाता है। आर्टिकल 22 में संरक्षण का सिद्धांत जो कह रहा है, आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी, नज़रबंद, गिरफ्तार की वजह जानने का अधिकार, गिरफ्तारी की सूचना परिवार रिश्तेदार तक पहुँचाई जाए, इच्छानुसार वकील करने या रखने का अधिकार, 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना, छुट्टी का समय शामिल नहीं होगा, जिसमें छुट्टी और यात्रा का समय क्या होगा, शामिल नहीं होगा, इसीलिए कहा जाता है 24 घंटे के अंदर शामिल करना। अगर संडे पड़ जा रहा है तो आप जेल में ही बंद रहोगे। नज़रबंद पहले 3 माह हुआ करती थी, लेकिन अब इसे 1978 के बाद 2 माह कर दिया गया है। नज़रबंद कितने माह के लिए किया जाता था, तो नज़रबंद 3 माह के लिए पहले होता था। 1978 के बाद नज़रबंद को कितने माह के लिए कर दिया गया है, 2 माह के लिए किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, कौन से आर्टिकल में शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो 23 और 24 में है। किसमें है, 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध के अधिकार है। 23 में क्या है, बलात् या इच्छा विरुद्ध, जबरदस्ती काम करवाना, बलात् मतलब जबरदस्ती काम करवाना, श्रम निषेध। और आर्टिकल 24 में है क्या, बाल बच्चों से जबरदस्ती काम करवाना, ठीक है। ये क्या है, श्रम निषेध या खत्म करने। बचपन बचाओ आंदोलन किसने चलाया था, तो बचपन बचाओ आंदोलन कैलाश सत्यार्थी ने चलाया था। इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था, 2014 में, 2014 में मिला था। ये हो गया हमारा 28 से 29। अब बात करेंगे आर्टिकल 32 के बारे में, ठीक है। आर्टिकल 32 में किसका बात किया गया, तो आर्टिकल 32 में बात किया गया संवैधानिक उपचार का अधिकार। किसको कहा गया है, आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचार। जारी करने का अधिकार किसके पास है, तो जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। किसमें है, आर्टिकल 32 में, और भाग 3 में इसे संविधान की हृदय और आत्मा कहा गया है, ठीक है। रिट आदेश कौन जारी करेगा, तो रिट आदेश सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा। कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकता है रिट आदेश। 32 में किसको है रिट जारी करने का, तो सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार। और हाई कोर्ट किस में रिट जारी करता है, तो 226 में।
बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या कहलाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण बंदी प्लस प्रत्यक्ष प्लस करो, बंदी प्रत्यक्ष यानी कि जिसको आप बंदी किए हो उसको सामने करो निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे में। उद्देश्य आर्टिकल 21 के अंतर्गत स्वतंत्रता पूर्वक जीने की आज़ादी संरक्षित करना, यानी कि जिसको आप बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब जिसको आप बंदी किए हो उसको सामने करो, उसको अधिकार दो, क्यों बंद करके रखे हो उसको, पर डिसीजन जल्दी लो, इससे बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। और परम आदेश क्या है? परम प्लस आदेश, सर्वोच्च आदेश। इस रीट के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट किसी लोक अधिकारी को यह आदेश दे सकता है कि जिस कार्य को करने के लिए वह बाध्य है उसे कार्य को करने के लिए इनकार कर दिया है, यानी जो अधिकारी काम करने के लिए इनकार कर दिया है उसके लिए वह सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? आदेश देगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट उसको आदेश देगा कि जल्दी आप, ये मेरा आदेश है, परम आदेश है, आप जल्दी काम को पूरा करवाओ, क्यों नहीं काम को कर रहे हो। ठीक है, तो किसके मामले में परम आदेश जारी नहीं किया जा सकता? तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के मामले में परम आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। यह रीट राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं होता है। अगला रीट है प्रतिषेध का और उत्प्रेषण का। प्रतिषेध क्या होता है कि न्यायिक व अर्ध न्यायिक विरुद्ध संस्था। उद्देश्य क्या होता है इसका कि सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत और उच्च न्यायालय 226 के तहत क्षेत्राधिकार के उल्लंघन को रोकना। ठीक है, क्षेत्राधिकार के उल्लंघन को रोकना। प्रतिषेध, प्रतिषेध मतलब क्या होता है? रोक लगाना, निषेध जिसको बोलते हैं ना प्रतिषेध, तो रोक लगाना उस पर, किसके? न्यायिक व अर्ध न्यायिक जो विरुद्ध की बात की जाती है, संस्था जो चलती है, न्यायिक व अर्ध न्यायिक संस्था जो है उसके विरुद्ध रोक लगाना है। उद्देश्य क्या है कि जो सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार मिला है 32 का, उच्च न्यायालय का 226 की, इसके अनुसार वो क्या करती है कि क्षेत्राधिकार के उल्लंघन को रोकती हैं। उत्प्रेषण क्या होता है? विरुद्ध है न्यायिक संस्था। उत्प्रेषण किसके होती है? तो न्यायिक संस्था के विरुद्ध होती है उत्प्रेषण। और प्रतिषेध किसके विरुद्ध होता है? तो न्यायिक व अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध होता है। ठीक, और उत्प्रेषण न्यायिक संस्था के विरुद्ध। उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट का जो आर्टिकल 226 है वो क्षेत्राधिकार को उल्लंघन को रद्द करना है। क्या करना है? रद्द करना है। ये जो प्रतिषेध है ये क्या करता है कि ये इसका अर्थ होता है निषेध करना या मना करना। क्या होता है? क्षेत्राधिकार के उल्लंघन को रोकना होता है। कौन से, किसके विरुद्ध? तो न्यायिक व अर्ध न्यायिक के विरुद्ध। ठीक है, इसको जारी कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी करता है। जब इनको लगता है कि ये हमारे क्षेत्राधिकार से हमारे क्षेत्राधिकार का है और ये कौन सी निचली अदालत जो है वो क्या कर रही है, और कहता है कि निचली अदालत जो है वह अपनी कानूनी सीमाओं के भीतर रहे और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करे। अगली रीट क्या है? अगली रीट जो है वो अधिकार परीक्षा के अंतर्गत आती है। इसका मतलब होता है अधिकार को पूछना लोक सेवक से, यानी सरकारी नौकर से, कि जिस पद पर वह सेवा दे रहा है उस पर योग्यता न होते हुए उसके बने रहने का, यानी कि जिस पद पे वो रह रहा है उस पद पे उसकी योग्यता नहीं है तो उसके अधिकार को पूछा जाता है, तो यह रीट जारी किया जाता है। पीआईएल क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। जनक कौन थे? तो पीआईएल के जनक है पीएन भगवती। पीआईएल के जनक कौन है? पीएन भगवती हैं, जस्टिस पीएन भगवती पीआईएल के जनक।